हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर जो 8 था उसके जो बाकी न्यूमेरिकल्स थे उसके सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आजकल जो वीडियो काफ़ी लेट मिल रहा है इसकी थोड़ी वजह है कि थोड़ी घर पे फंक्शन चल रहा है, मतलब शादी हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा मतलब मिलता रहे, कंटिन्यू मिलता रहे, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग को कहाँ से शुरू करना था। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो पिछले वीडियो में सोल्यूशन देख लिए थे, आगे देखना है 11 नंबर से। कहाँ से? 11 नंबर से। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे चालकता यानी रो की इकाई है, रो की इकाई पूछ रहा है। इकाई यानी इसका मात्रक क्या होता है। तो हम लोगों ने जब चालक की निर्भरता पढ़ी थी कि जो प्रतिरोध की जो निर्भरता पढ़ी थी कि जो प्रतिरोध होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई के यानी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से हम लोगों ने निकाला था तो जो R प्रोपोर्शनल L/A निकला था और यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया था तो क्या मिला था, हमें रो मिला था। तो इसी रो की मात्रक की बात की तो हम लोग मात्रक भी निकाले थे और यहाँ पे भी निकाल के बता दे रहा हूँ। मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा रो अकेले हो जाएगा, इधर भेजे तो इसका हो जाएगा RA/L। यहाँ पे मात्रक रखे तो R का मात्रक क्या होता है ओम, A का यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर। मीटर से मीटर कटेगा तो क्या मिलेगा, रो का जो मात्रक मिलेगा क्या मिलेगा ओम इंटू मीटर। यही निकाला था ना हम लोग, थ्योरी में भी ये निकाला था। तो जो चालकता आपकी रो की जो इकाई है वो क्या है ओम इंटू मीटर। तो अब ऑप्शन देखिए, आपको जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी वो क्या है मैच कर रहा है। जो चालकता होती है इसकी जो इकाई होती है वो क्या आती है ओम इंटू मीटर होती है। इतनी बात समझ में आई है। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये तो ऑप्शनल है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धारावाही चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध निर्भर करता है तो किस पे, जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है और हमने बताया था क्या कि उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है, यानी चालक तार की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या कह दे रहा है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पे, यानी तीनों पे निर्भर करता है। आपका चौथा ऑप्शन जो डी दिया है उपरोक्त सभी, यानी ये जो 3 ऑप्शन है A B C इन तीनों पे निर्भर करता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी मारेंगे, यानी उपरोक्त सभी पे निर्भर करता है चालक। यहीं पे आप लोग देख लिए लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो मिल ही गया, ये जो प्रतिरोध होता है ये चालक तार की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि क्षय एवं प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में संयोजन में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन करना है, 2 प्रतिरोध है और समांतर क्रम में, यानी ऐसे है, एक ये प्रतिरोध हो गया और एक ये प्रतिरोध हो गया, दोनों का कितना ओम है 6 ओम प्रतिरोध है, कहला इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम है तो ये R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R2। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है। चलिए एक तो ये फार्मूला आता है, या 2 के लिए आप शॉर्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या, 1/R बराबर क्या होता है क्या R1 प्लस R2/R1 इंटू R2। इस फार्मूले का आप यूज करके निकाल सकते हैं मान, ठीक है। या इसी को जब पलट देंगे तो सीधे डायरेक्टली जो मान आएगा, यानी R बराबर आएगा क्या R1 गुणे R2 बराबर R1 प्लस R2। अब इन तीनों पे से आपको जो आसान रखे, यानी इसको न रख के आप इस फार्मूले को याद करिए और इसको याद करिए, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, R1 का मान 6 है, R2 का भी मान 6 है, तो R बराबर क्या निकल जाएगा, R1 का मान 6 है और R2 का भी मान 6 है, R1 और प्लस R2 कितना हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा 6 6 12, 12 तिया 36, यानी कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। यानी तुल्य प्रतिरोध जो आएगा कितना आएगा 3 ओम का आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 13 का। इतनी बात समझ में आई है। चलिए
ये दो के लिए था, 2 के लिए आप ये आसानी से ऐसे रख के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2, 3, 4 हो तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी रखेंगे इसका मान 1/6, 1/6, ठीक है। यानी आधार सेम है तो ऊपर भी जुटेगा, यानी 2/6 होगा। आज फिर जब आर का मान निकालेंगे तो पलटेंगे तो 6/2 होगा, और 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, यानी 3 ओम तभी आता, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। इतना नोट करिए, फिर देखते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन। नोट करिएगा इतना। चलिए देखिए 14 में क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है कि एक्स वाई में किसका प्रतिरोध अधिक है, यानी 2 चालक तार बनाया है, एक ये है चालक तार और एक दूसरा चालक तार है, ये है, ठीक है। पैरा में ये x है, ठीक है, और ये y है। इसका कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है l है और जो एरिया है वो a है, और इसका जो लेंथ है वो l है और इसका जो एरिया है वो a/2 है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से किसका प्रतिरोध अधिक है। तो चलिए हम इसका प्रतिरोध निकाले, x का प्रतिरोध निकाले तो क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, क्या होगा, ρl/a, यही होगा। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। इसका प्रतिरोध निकाले, ये Rx है, ठीक है, Rx है। इसका प्रतिरोध निकालिए, क्या निकलेगा, Ry, क्या होगा, ρl/a का मान कितना है, a/2 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, Ry बराबर रो, ये हो जाएगा 2l/a। इसको बना देते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट अपान सेकेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, Rx/Ry, या देखिए यहाँ से नहीं तो एकदम यहाँ से आपको दिखने को मिल रहा है साफ साफ, ठीक है। यहीं से दिखने को मिल रहा है कि जैसे ये इक्वेशन जो सेकेंड है इसको ऐसे लिखिए ना, Ry बराबर क्या लिखिए, ये 2ρl/a, इतना लिख सकते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट से देखिए ρl/a, यानी इतने के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, Rx लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Ry बराबर क्या हो जाएगा, 2Rx, यानी जिसका हम लोग क्षेत्रफल आधा कर रहे हैं, ठीक है। यानी इस चालक तार में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, जितनी लंबाई है क्षेत्रफल है वही है, बस इस चालक तार की जो क्षेत्रफल है उसको आधा कर दे रहे हैं। तो इसका प्रतिरोध देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, जो Ry है वो क्या हो जा रहा है, इसके 2 गुना हो जा रहा है, इसके यानी x वाले तार से 2 गुना प्रतिरोध हो जा रहा है इसका, कब, जब क्षेत्रफल आधा कर रहे हैं तब हो जा रहा है। ये Rx का प्रतिरोध है, ये Ry का प्रतिरोध। जो Ry का प्रतिरोध है वो Rx के प्रतिरोध के 2 गुने के बराबर है, यानी किसका प्रतिरोध अधिक है, तो y का क्या है, अधिक है प्रतिरोध, ठीक है। किसका है, यानी हमारा यहाँ से निकला कि y का जो प्रतिरोध है, y का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, अधिक है, अधिक है। अब ऑप्शन की बात कर ले तो किसका अधिक होगा, तो y का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद होगी सबको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। चलिए अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, ठीक है। यानी ऐसे तो हम लोग जनरली मैंने प्रायः जो चालक तार होते हैं उनका ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसमें से कौन सा जो पदार्थ है जिसका ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। कह रहा है पहला शुद्ध सिलिकॉन का, बी कह रहा है तांबे का, सी कह रहा है नाइक्रोम का, और डी कह रहा है किसका, प्लेटिनम का। तो किसका भाई, तो जो हमारा शुद्ध सिलिकॉन होता है, शुद्ध सिलिकॉन, सिलिका या सिलिकॉन, इसका क्या होता है, प्रतिरोध हमारा ताप बढ़ने पर घटता है, ताप बढ़ने पर घटता है। क्योंकि जो हमारा बनता है ये सोलर पैनल वो सिलिकॉन के ही बनते हैं, और उनका प्रतिरोध ताप, जैसे ही सौर ऊर्जा आती है तो हीट होता है, तो भाई हीट होता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है कम होता है, जिसमें उससे धारा प्रवाहित होने में सुगमता होती है। यानी प्रतिरोध भाई धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो सिलिकॉन होता है उसका ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसका, 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है।
चलिए 16 क्वेश्चन देखिए। 16 कह रहा है कि CFL का पूरा नाम क्या है। CFL का यानी जो हमारे घर में लाइट आती है ना, जैसे LED लाइट आती हैं, ठीक है, एक फिलामेंट वाला आता है, एक CFL आता है, तो उसी CFL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्या होता है इसका? कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस FLUORENCENT लैम्प, ठीक है। यानी CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है। LED जो आती है आपकी LED, इसका क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। और एक आता है LCD आपका आता है, इसका क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है। इसका क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है, ठीक है। तो CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। और LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और LCD का क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो आपका पूछा है CFL का, तो ये होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्लोज्ड फिलामेंट लैम्प, नहीं भाई। क्लोज्ड फ्लोरेसेंट लैम्प, ये भी नहीं। कंस्टेंट फिलामेंट लैम्प, ये भी नहीं। ये जो ऑप्शन डी है वो क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। 16 का ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। इतनी बात समझ में आई है। और लाइट इमिटिंग डायोड LCD का, LED का फुल फॉर्म होता है, और LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो इन तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। इतना नोट करिएगा, फिर देखते हैं 17 में क्या है। ऑप्शनल है, देख लीजिए यहीं पे ऑप्शनल है। 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी। तो हमने बताया था जो चांदी होता है सर्वोत्तम चालक होता है विद्युत का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इतना तो आपको सबको पता होगा, जो चांदी होती है वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, ठीक है। लेकिन आजकल उसका यूज करेंगे तो भाई उसका थोड़ा लोग क्या करने लगेंगे? चोरी करने लगेंगे, ठीक है। इसलिए यूज नहीं किया जाता है। हम लोग यूज करते हैं कौन सा? तो एल्युमिनियम यूज करते हैं। चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 18 नंबर है ना, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी 2 मकान है, एक ये मकान है और एक ये मकान है, ठीक है, और दोनों में बल्ब जल रहा है, ठीक है, दोनों में बल्ब लगे हुए हैं। तो और जो उनमें से जो एक है दूसरे से, यानी जो पहला है या दूसरे, उसमें से किसी एक का जो प्रकाश है वो क्या है? कम है। तो एक का क्या है? थोड़ा ज्यादा है प्रकाश, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है, जो कथन दे रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? इस मतलब इस कंडीशन पे पहला कह रहा है कि प्रकाशित बल्ब का प्रतिरोध कम है। दूसरा कह रहा है दोनों बल्ब के प्रतिरोध समान है। सी कह रहा है अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। और डी कह रहा है कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध कम है। तो इस बात पे आपको क्या करना है? मतलब देना है कि कौन सी बात क्या है, कौन सा कथन सही है। तो जाहिर सी बात है भाई, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जैसे प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो हमारा जो होती है उस विद्युत वो किस में चेंज होने लगती है? हीट में चेंज होने लगती है, ठीक है, उष्मा में चेंज होने लगती है। तो जितना है, जैसे देखे होंगे जब बल्ब होता है तो उसका फिलामेंट यानी जो होता है इसका फिलामेंट, इसको राउंड राउंड करके बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध बढ़ जाए, ताकि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा? हीट ज़्यादा उत्पन्न करेगा, तो ये उतना ही अधिक प्रकाश देगा, ठीक है। ये किस में होता है? फिलामेंट वाले में होता है, ठीक है। तो क्या करने के लिए? प्रतिरोध अधिक करने के लिए, यानी प्रतिरोध अधिक होगा तो क्या होगा? प्रकाश अधिक देगा। तो भाई जो भी
बल्ब होगा जो अधिक प्रकाश देगा, जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो 18 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत प्रेस जिसका प्रतिरोध 25 ओम है, यानी आर का मान दिया है कितना, 25 ओम, इसमें 7 एम्पियर की धारा बहती है, यानी आई का मान दे रखा है 7 एम्पियर बहती है, तब 0.5 मिनट में, यानी टी का मान दिया है 0.5 मिनट दिया है, तो इसको चेंज करेंगे किस में, सेकेंड में। तो किससे करेंगे, 60 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा का मान होगा। तो देखिए क्या क्या दिया है, आर दिया है, आई दिया है और टी दिया है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हीट के लिए, हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला होता है। आई का मान है, आर का मान है, टी का मान है। चलिए सबका मान रखिए। आई का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर गुणे आर का मान कितना है 25 और टी का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे स्क्वायर तो 49 हो जाएगा और गुणे 25 दिया 75 हो जाएगा। ठीक है, या अभी मत गुणा करिए, गुणा ऐसे बड़ा हो जाएगा, 25 गुणे 3 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब चलिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 25 नामा कितना हो जाएगा 225, 25 नामा 225, तो 5 लिखेंगे, कितना लगेगा कॉमन कितना होगा 22, 25 चौके 100 और 100 में 22 जोड़ेंगे तो 122 और गुणे 3। अब इसका गुणा करिए, 3 5 15, 1 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 3675 जूल, यानी जो उष्मा निकलेगी कितना निकलेगी 3675 जूल। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, देखिए इसको पॉइंट में चेंज किया है आपका, तो देखिए दशमलव यहाँ पे है, इधर लेकर आइए, कितना हो जाएगा 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 स्थान तक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.6 गुणे 3.675 और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 जूल। लेकिन हमारा आंसर इतना भी नहीं आ रहा है, 10 की पावर 4 जूल है। तो देखिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 स्थान तक लिखते हैं मैक्सिमम। तो देखिए इधर देखते हैं 5, ये 5 से अधिक होता है तो इसमें एक की वृद्धि करते हैं, तो 3.6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर, अब देखिए 3.68 कितना, ये जो 3.68 है ये 3.14 से क्या है कम है, यानी अरे अधिक है, क्या है अधिक है 3.68, यानी 3.14 से यदि मान अधिक होता है तो इसकी घात में क्या होती है, 1 की वृद्धि होती है। आप लोग जब कोटिमान पढ़े होंगे तो उसमें ऐसा बताया गया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 की पावर 3 है लेकिन ये 3.14 से क्या है अधिक है, तो इसकी घात में क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.68 गुणे 10 की पावर 4 जूल, गुणे 10 की पावर 4 जूल। तो अब आप आंसर मिलाइए, देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 3.68 गुणे 10 की पावर 4 जूल, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है 19 का। इतना क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका क्या भाई, प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है या चालकत्व कम होता है। क्या होता है, गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है, पढ़ा है हम लोग थ्योरी में ही, गलनांक कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हमारी जो चालक तार है उसमें करंट ज़्यादा आए, ज़्यादा वोल्टता का आए, तो क्या होगा, वो पिघल के विद्युत परिपथ को क्या कर देगा, भंग कर देगा, जिससे मशीनें हमारा जीवन बच जाएगा। ठीक है, तो गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 20 का, 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए 21 देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी फ्यूज से ही रिलेटेड है। कह रहा है फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार किसका किसका बना होता है, टीन और लेड का, टीन और तांबे का, टीन और एल्युमिनियम का या निकिल और क्रोमियम का। ठीक है, तो जो फ्यूज तार होता है टीन और लेड का बना होता है, टीन और लेड का। ठीक है,
टिन और लेड का मिश्रित करके उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगला देखिए 22, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 21 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई जो जल होता है विद्युत की सुचालक होती है, यानी उसमें विद्युत गमन कर सकती है, तो यदि हम जल से उसको बुझाने की कोशिश करें तो हमें भी करंट लग सकता है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, उससे इलेक्ट्रोशियन हो जाता है, उससे जल अपघटित हो जाता है, उसमें विद्युत अपघटन हो जाता है, उसमें तारों की खराबी आ सकती है। नहीं भाई, उसमें इलेक्ट्रिशियन हो सकती है, यानी उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है, यानी हमें खतरा हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 में कह रहा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सुचालक है, यह सस्ती है, यह आघातवर्धनीय है, इसका गलनांक बहुत उच्च है। तो हमने पढ़ा भी था कि जो टंगस्टन होता है बल्ब में फिलामेंट, उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, गलनांक उच्च होता है, ठीक है। जैसे हमारा फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, तो उसी प्रकार जो फिलामेंट होता है बल्ब का, उसका जो गलनांक होता है, गलनांक वो क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है। इतने बात क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 23 का, 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 23 का। इतना बात समझ में आया। चलिए नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर देखते हैं आगे, नोट करिएगा। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी विद्युत वृद्धि होती है, यानी जब भारी वृद्धि होती है। क्या भाई, प्रेरण में, धारा में, प्रतिरोध में, धारिता में। तो धारा में, जाहिर सी बात है, जब अधिक धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है फ्यूज तारों से, तो क्या होता है, परिपथ क्या होता है, पिघल जाता है, यानी फ्यूज तार क्या होता है, पिघल जाता है। क्यों, प्रेरण से नहीं, धारा से, हाँ, प्रतिरोध में नहीं, धारिता में। तो किसका मान ज्यादा होता है, तो धारा का। कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी धारा में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो हमारा फ्यूज तार क्या होता है, पिघल जाता है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में क्या कह रहा है कि एक फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, यानी जो एक फ्यूज बना होता है उसका एक लक्षण, यानी उसको लक्षण होता है भाई। वो लक्षण क्या होता है, तो इसका जो तार होता है वो क्या होता है, उसका गलनांक जो होता है, तार का गलनांक वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, रोधकता, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। तो इन दो बातों से हम पहचान सकते हैं कि जो फ्यूज तार है वो क्या है, अच्छा है, क्योंकि गलनांक कम रहेगा, तो जैसे विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और पिघलता क्यों है, क्योंकि प्रतिरोध उसकी उच्च होती है, तो जैसे प्रतिरोध मान ज्यादा होता है तो क्या होता है, वहां पे हीट उत्पन्न होने लगता है, जिससे क्या होता है, वो फ्यूज तार का गलनांक कम होने के कारण क्या होता है, पिघल के उसका कनेक्शन क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 25 का, यानी गलनांक कम हो और प्रतिरोधकता क्या हो, उच्च हो। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी उच्च प्रतिरोधक तथा न्यूनतम गलनांक के कारण, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग होता है, क्यों होता है भाई, परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन करना, या बिजली चले जाने पर परिपथ विच्छेदन करना, या धारा के अविच्छिन्न प्रवाह को निरूपित करना, या धारा के प्रवाह के लिए परिपथ को पूर्ण करना। तो किसके लिए होता है, जब धारा का मान क्या होता है, अधिक प्रवाहित होता है, यानी जब इससे अधिक धारा निकलती है फ्यूज तार से, तो क्या होता है भाई, ज्यादा वोल्टेज आएगी तो क्या होती है, मशीनें या मनुष्य का जो जीवन है, यदि कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या है, उसके लिए हानि, मतलब वो क्या हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी।
तो उसको क्या करने के लिए, भंग करने के लिए, ठीक है, यानी विद्युत परिपथ को भंग करने के लिए, कब, जब अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तब, तो उसको भंग करने के लिए होता है, यानी विच्छेदन करने के लिए होता है। तो 26 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हुआ होगा, ये बात सबको समझ में आई होगी कि फ्यूज क्यों लगाते हैं, क्यों, जब अधिक धारा प्रवाहित हो तो उसका विच्छेदन करने के लिए, ठीक है, अत्यधिक धारा आए तब। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में कह रहा है कि घरेलू विद्युत तार का स्थापन मूलतः होता है, यानी घरेलू विद्युत जो तार होते हैं स्थापन मूलतः होता है, यानी जो हम लोग वायरिंग करते हैं वो कैसा होता है, समांतर क्रम में होता है। हम लोग पढ़े भी थे, किस में होता है, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टता क्या होती है, समान होती है, जबकि श्रेणी क्रम में जैसे लोड लगाएंगे तो धारा क्या और वोल्टता क्या होने लगती है, अलग अलग होने लगती है। इसलिए हम श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं, वायरिंग श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं, किस में करते हैं, समांतर क्रम में। तो 7वें का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 7वें का करेक्ट, 27 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अगला देखिए 28 नंबर, कह रहे विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तार में लाल रंग का तार होता है, यानी जो लाल, जैसे विद्युत परिपथ में 3 तार होते हैं ना हमारा, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है और एक येलो होगा या ब्लू होगा, ठीक है। तो ये जो रेड होता है वो क्या होता है, हमारा फेज होता है, क्या होता है, फेज होता है, ठीक है। जो एक होता है ब्लैक जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो येलो कलर का या ब्लू कलर का या और हल्का ग्रीन कलर का आता है वो क्या होता है, हमारा अर्थिंग होता है, वो क्या होता है, अर्थिंग होता है, अर्थिंग होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लाल रंग क्या होता है, लाल रंग यानी जो फेज होता है इसको लाइव बोलते हैं, लाइव तार, क्या बोलते हैं, लाइव तार, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, इसको अर्थिंग को भू संपर्कित करते हैं और इसको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो जो रेड कलर होता है वो हमारा फेस होता है, यानी लाइव तार होता है, उसमें विद्युत धारा बहती रहती है, ठीक है, इसीलिए उसको लाइव तार बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाइव तार, ठीक है। चलिए अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में करे अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, चालकता क्या होती है, शून्य हो जाती है। हमने बोला था ना कि जब पदार्थ को अधिक ठंडा करते हैं, ठंडा करते करते कंडीशन ऐसी आती है कि उनकी जो चालकता होती है अचानक शून्य हो जाती है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, अति चालक। तो अति चालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता जो होती है, चालकता वो क्या होती है, शून्य होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इतना समझ गए। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मरकरी की जो चालकता हो अति चालकता का मान कितना होता है। तो मरकरी का जो अति चालकता होती है, मरकरी का फिर लेड का, हम लोगों ने थ्योरी में ही देखा था, ठीक है। तो जो मरकरी की अति चालकता होती है वो कितना होती है, 4.2 के होती है, कितना होती है, 4.2 के, किसकी, मरकरी की, यानी Hg की ये चालकता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से सही है, सही चुनना है। कह रहा है कि V बराबर होता है W/Q। नेक्स्ट कह रहा है कि V बराबर होता है I/R। सी कह रहा है कि R बराबर होता है ρA/L। और लास्ट कह रहा है H बराबर होता है VIT, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन सा फार्मूला सही लग रहा है, आपको यही बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले तो ये फार्मूला आपको दिखने में गलत दिख रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा ये फार्मूला, R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए इस पे बात करते हैं। तो हम लोग पढ़े होंगे विभव पढ़े होंगे, विभव या विभवांतर। तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो विभवांतर होता है एकांक आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है, यानी V बराबर W/Q होता है, तो ये भी गलत है। इसकी बात करते हैं तो हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं कि जो विभवांतर होता है
विभवांतर और वो प्रोपोर्शनल होता है आई के, और यहाँ से भी प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो वही आता है आई इंटू आर। क्या आता है? आई इंटू आर। लेकिन ये क्या दिया है? v बराबर आई अपन आर, इंटू नहीं है, गुणा नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो 3 गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है चौथा क्या होगा हमारा? सही होगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, बस वहाँ पे आई स्क्वायर आर टी था, लेकिन हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में एच जो होता है एच बराबर वी आई टी होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इसी यहीं से निकाला है, यहीं से निकाला गया है। क्या? W बराबर निकाले हम लोग V इंटू क्यू, ठीक है, V इंटू क्यू, यही, हाँ यही है V इंटू क्यू। और यहाँ से रखते हैं किसका मान? Q का मान रखते हैं, Q का मान तो I इंटू टी होता है, तो Q का मान रखेंगे तो यही W बराबर क्या देता है? वी आई टी, और जो कार्य होगा वही हीट के रूप में हो जाएगा, तो H बराबर हो जाता है वी आई टी। यानी जो हमारा ऑप्शन जो डी था वो क्या था? करेक्ट था। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हमारा लेसन नंबर जो 8 है वो तो समाप्त हो गया। अब बचा है अगला लेसन नंबर 9, चुंबकत्व। ठीक है, तो उसको भी खत्म करते हैं और फिर मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।